पार्ट नंबर 2 संघवाद। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा भारत में संघीय व्यवस्था। देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है इसके बारे में देखते हैं। हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधताओं को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल देश में आती है, तो भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा। भाई, जो छोटे देशों को परेशानी आ रही है, तो भारत तो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है। ये तो है नहीं कि छोटा मोटा देश हो, तो कितनी मुश्किलें आई होगी ये देखते हैं। जहाँ बहुत सी भाषाएं, बहुत से धर्म हैं, विविधता में एकता हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। बहुत से राज्य हैं, बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सी जाति हैं, धर्म हैं, सब कुछ है। तो भारत में विविधता में एकता है, तो कितनी मुश्किल आएगी इस व्यवस्था को देखने में। हमारे देश की सत्ता साझेदारी, आइए संविधान से ही शुरुआत करेंगे। एक बहुत ही दुखद रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तब एक रक्त रंजित अर्थात एक अंग्रेज़ों के कुकर्म का हम शिकार हो गए, अंग्रेज़ों की गलत नीति का हम शिकार हो गए, जिससे हमारे देश को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। एक हिस्सा बन गया पाकिस्तान, एक हिस्सा बन गया भारत। इससे पहले भारत बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने हराम की खाने के लिए ये सब कुछ कर दिया कि अपने 2 टुकड़े कर दिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। और हमारे भारत के कांग्रेसियों ने भी मान लिया कि दे दो इनको, तो रक्त रंजित हुआ, रक्त खून की होली खेली गई। आगे देखते हैं। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। जो स्वतंत्र रजवाड़े थे, जो अर्थात राजा राज करते थे, कुछ तो विलीन हो गए भारत में। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। भारत में जो संघ व्यवस्था है शब्द वो नहीं आया है, यहाँ पे संसद दे दिया गया। क्या दे दिया गया? संसद अर्थात संविधान पर आया है। संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही भारत का निर्माण हुआ है। हमने ऊपर संघीय शासन व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं पर जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देखते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया। सरकार या संघ सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं, हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं उसे संघ सरकार भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि संघ सरकार का दूसरा नाम क्या है, तो केंद्र सरकार, या केंद्र सरकार का दूसरा नाम क्या है? संघीय सरकार। राज्य सरकारें केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। भारत में पंचायत और नगर पालिका के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। अब पहली बार भारत में पंचायत और नगर पालिका स्तर पर संविधान में सरकार का तीसरा स्तर जोड़ा गया। किसमें? भारत में। किसी भी संघीय शासन व्यवस्था की इस तरह अपने यहाँ तीनों स्तर की शासन व्यवस्था के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का, विधायी मतलब दिए हुए अधिकारों का अधिकार क्षेत्र हैं, और विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। तो जो अधिकार दिए गए संसद के द्वारा संविधान पर, उन्हें हमारे 3 स्तर की सरकार है उनके 3 अधिकारों में बांट दिया गया। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार है। संघ सूची में प्रतीक्षारत विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीति की जरूरत है। इन विषयों को संघ सूची में डाला गया। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार।
जो राष्ट्रीय हित के मामले हैं, राष्ट्रीय स्तर के मामले हैं, जिनमें पूरे देश में एक ही नीति बनानी पड़े, ऐसे कार्यों के लिए संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार को शक्तियां दी गई। इसमें कोई भी राज्य सरकार, कोई भी पंचायत स्तर की सरकार इंटरफेयर अर्थात हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब आती है दूसरे सरकार। राज्य की सूची में व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय राज्य सूची में वर्णित है। विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। जो राज्य के हित में, राज्य के अंतर्गत जो सारे कानून बनाने हैं, जैसे खेती के मामले में, व्यापार के मामले में है, ऐसे मामलों में किसको अधिकार दे दिया? राज्य सरकार को। समवर्ती सूची। अब देखो, सबसे तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय जो केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी में आते हैं। अब संघ सूची में राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य हो। अब इसमें भी एक खलल है। मान लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य में किसी कानून पर बहस छिड़ जाए या उनमें अपवाद पैदा हो जाए, तो जो केंद्र सरकार है, हमारी संघ सरकार है, उसी का ही फैसला कानून होगा, उसी के फैसले पर सारी राजनीति चलेगी। राज्य सरकार इसमें फिर इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, क्योंकि देश की सर्वोच्च सरकार है वो संघ सरकार है, हमारी केंद्र सरकार है। यहाँ एक सवाल उठता है कि जो विषय इनमें किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होगा। अब कुछ ऐसे विषय भी है जो किसी भी सूची में नहीं आते, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहें, क्योंकि ये संविधान के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। जो हमारे अधिकार, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का आईटी सेक्टर है, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, इसे भी फिर केंद्र सरकार के अधीनस्थ चले गए हैं, क्योंकि इनके लिए भी एक ही नीति लागू करनी पड़ती है। तो इसलिए राज्य सरकार से ये अधिकार छीन लिए गए, अर्थात छीन लिए गए या फिर नहीं दिए गए कि केंद्र को सीधे दे दिए गए, क्योंकि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पूरे देश के लिए एक ही लागू करनी पड़ेगी, इसलिए केंद्र सरकार को दे दिए गए। हमने देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते, और कई जगह ऐसा भी हुआ है कि संघीय इकाइयाँ बनी है, शासन में साथ लेकर चलने की इकाइयाँ बनी है, उनमें कई बार समान अधिकार भी नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों को उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं से अधिमान्य रोजगार में भूमि अधिकारों के संरक्षण को संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। अभी आपने इसमें सुना 371 और 370। 370 जम्मू में लगी हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर में, और ये मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम है, इधर से नागालैंड है, असम है, अरुणाचल है, इनमें दिया गया है। लेकिन अब सब जगह से हट चुका है, अब कहीं भी ऐसा किसी को विशेष दर्जा नहीं है। खास करके जम्मू कश्मीर में पहले धारा 370 थी, लेकिन वो हटा दी गई है। माननीय श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की सरकार, भाजपा ने इस एक बीमारी थी ये 370, इसको हटा दिया गया, और इसके लिए हम वीडियो में भी उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इससे देश के युवाओं में भ्रांति पैदा हो गई थी कि देश के लड़के आतंकवादी बन रहे थे, बिगड़ रहे थे। जो बहुत अच्छा हुआ कि ये सभी जम्मू कश्मीर के लोगों को
हर जगह अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि वो सीमावर्ती इलाका, और सीमावर्ती राज्यों को हमें हमेशा ही ज़्यादा अधिकार देने नहीं, उनका विकास भी होना चाहिए ताकि उनमें शत्रु अपने पैर ना जमा सके। भारतीय संघ की इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं, जैसे ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूद प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं। ऐसे राज्य, ऐसे क्षेत्र जो छोटे हैं, राज्य तो बन नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी राज्य में विलीन भी नहीं किया जा सकता। इनकी भौगोलिक परिस्थितियां भी ऐसी है, इनके महत्व भी ऐसे, तो उन्हें महानगर अर्थात स्पेशल दर्जे दे दिए जाते हैं। इनको स्पेशल सेवाएं दे दी जाती है, विशेष दर्जा दे दिया जाता है, जिसमें चंडीगढ़ आता है, लक्षद्वीप आता है, दमन दीव आता है, और इसके अलावा आता है हमारा दिल्ली। 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जिन प्रदेशों को केंद्र सरकार अर्थात संविधान की तरफ से विशेष दर्जा प्राप्त हो, वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। और इनके अधिकारों पर कानून बनाना सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है। केंद्र सरकार राज्य सरकार की सत्ता का बंटवारा हमने संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में हम बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती, अकेले संसद भी इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधान सभाओं में उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। और सरकार चलाने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र राज्य सरकार को कर लगाने, संसाधन जमा कराने का अधिकार देती है। पोखरण, अब देखिए एक ऐसा टॉपिक है भारत में, अब हम कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ लेते हैं इसमें जिन्हें देख लिया आपको बताना जरूरी है। पोखरण यहाँ भारत में अनेक परमाणु परीक्षण किए गए राजस्थान में पड़ता है। मान ले कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी होती तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? अब भाई ये भी प्रश्न अच्छा है। अगर मान लो पोखरण में हमने परमाणु परीक्षण किया, अगर राज्य सरकार उस समय राजस्थान की सरकार का विरोध करती तो क्या संभव था? तो देखते हैं। मान ले सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती है और मान ले केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी जरूरी नहीं, इनमें जरूरी नहीं पड़ेगी। मान ले कि नक्सली से निपटने की नीति के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग हो, क्या ऐसे मामले भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है और देश की सुरक्षा से संबंधित किसी भी मामले में अधिकार दे सकती है। कौन? संसद दखल दे सकती है, प्रधानमंत्री दखल दे सकता है, क्योंकि देश की रक्षा के हित के मामले में प्रधानमंत्री संघ सरकार का मुखिया है। और एक प्रश्न हो रहा था पोखरण में, जहाँ पोखरण का प्रश्न है तो उसमें वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, उसमें भी हमारे देश की सर्वोच्च सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही दखल दे सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार है, क्योंकि ये सारे मामले सुरक्षा से संबंधित अधिकार राष्ट्रीय हित के होते हैं और ये सिर्फ हमारे देश के पक्ष में जाते हैं, हमारे देश से जुड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। कल पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है।